नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों से भरपूर बुलेटिन 2019 का महाभारत। क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आंधी लेकर आई हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस का यही नारा है कि राहुल सेना प्रियंका के दम पर यूपी जीतने निकली है। बदलाव की आंधी राहुल संग प्रियंका गांधी। एक एक कार्यकर्ता आपको यकीन दिलाता है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। कांग्रेस पूरे जोश में है। वजह है ये रोड शो। ये वही रोड शो है जिसके जरिए प्रियंका गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति की राह पर निकली तो लखनऊ की इस डगर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पलकें बिछा दी। प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया। बिना लखनऊ के दिल्ली का रास्ता बेहद मुश्किल है और प्रदेश में जगह बनाने के लिए कांग्रेस को दो लड़ाइयां लड़नी हैं। एक तरफ तो कांग्रेस को मोदी और योगी की सरकार को टक्कर देना है तो दूसरी तरफ एसपी और बीएसपी गठबंधन से भी लोहा लेना है। इसलिए राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में देखिए कैसे जोश भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले कई चुनाव में खराब रहा है, लेकिन राहुल गांधी अब उसे दुरुस्त करने की कोशिश में हैं। इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लखनऊ में रोड शो किया ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को दोबारा जगाया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। राहुल गांधी अपने भाषण में राफेल से लेकर बेरोजगारी और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे तक सब गिनवाए। साथ ही बहन प्रियंका और सिंधिया को यूपी भेजने के अपने प्लान के बारे में भी बताया। असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। सबको इन्होंने ट्राई कर लिया है, सबके सब फेल हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, दिल्ली की गद्दी के लिए राहुल को हर कीमत पर यूपी में जीत चाहिए, इसलिए वो बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। लेकिन प्रियंका खामोश ही रही। हालांकि कार्यकर्ता प्रियंका को सुनने और देखने आए थे, तो क्या प्रियंका की खामोशी तूफान से पहले वाली है? ये तो मई में तय होगा। फिलहाल राहुल गांधी अब भी महागठबंधन पर प्रहार करने से बच रहे हैं, जबकि यूपी में जीत के लिए महागठबंधन की चुनौती भी कमजोर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो एक तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने की कवायद में जुटी हैं, वहीं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज जयपुर में वाड्रा से ईडी की राजस्थान यूनिट पूछताछ करेगी। पूरा मामला कुलायत फर्जी जमीन आवंटन में उनकी कंपनी के जुड़ाव से है। रिपोर्ट देखिए। जमीन के जंजाल में वाड्रा का ईडी से सामना पार्ट 2। दिल्ली के बाद अब जयपुर में पेशी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की ओर से राजस्थान के बीकानेर में खरीदी गई जमीनों के मामले में मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले में दिल्ली के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा को 12 फरवरी को जयपुर के ईडी मुख्यालय में हाईकोर्ट के आदेश पर पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान इकाई बीकानेर जिले की कुलायत जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। साल 2014 में बीकानेर में जमीनों के फर्जी आवंटन मामले में 18 केस दर्ज हुए। 18 केस में से 4 केस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़े हैं। मामला बीकानेर के कोलायत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के नाम पर जमीनों के फर्जी आवंटन से जुड़ा है। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से महज 79 लाख रुपए में बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीदी। बाद में इस मामले की जांच ईडी ने की और इस मामले में 4 अभियुक्तों की 1.18 करोड़ की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। वाड्रा से जुड़ी कंपनी
स्काईलाइट की लैंड डील के मामले में ईडी पहले ही 2 आरोपियों जयप्रकाश बांगडवा और अशोक कुमार को 21 दिसंबर 2017 में पूछताछ कर गिरफ्तार कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले को पहले ही सीबीआई को सौंप दिया था और अब इसी मामले में ईडी से रॉबर्ट वाड्रा का सामना होगा। अब सबकी नजरें जयपुर आरटी की हैं, क्योंकि कोलायत मामले में पहली बार रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में पूछताछ होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी सोमवार को यूपी में थे, लेकिन किसी सियासी कारण से नहीं, बल्कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए। मथुरा में अक्षय पात्र संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को खाने की 300 करोड़वीं थाली परोसी। भोजन की ये थाली मिड डे मील योजना के तहत परोसी गई। अक्षय पात्र संस्था मिड डे मील योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराता है। दरअसल साल 2000 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में जिन बच्चों को मिड डे मील परोसा जाता है, उनकी तादाद पीएम मोदी के थाली परोसने के बाद 300 करोड़ थाली की हो गई। यानी अक्षय पात्र संस्था अब तक 300 करोड़ थाली बच्चों को परोस चुका है और इसी कार्यक्रम के लिए संस्था ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। आज 3 अरब की थाली परोसने का सौभाग्य मुझे मिला। साथियों, आप जो काम कर रहे हैं वो असाधारण है, असाधारण सेवा का है, अतुलनीय समर्पण का। ये हमारे उन संस्कारों का विस्तार है जो हजारों वर्ष की महान परंपरा ने हमें सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जल्द ही अक्षय पात्र संस्था यूपी के 10 और जिलों में भी बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराएगी। 10 नए जनपदों में भी हम लोगों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गांव के साथ हम लोगों ने आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया है। वहीं साथ ही साथ 6 जनपदों में अक्षय पात्र के किचन भी बने, इसके लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों को अपने हाथ से भी खाना खिलाया। जिन बच्चों ने पीएम के हाथ से खाना खाया, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। कैसा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद आपको अपने हाथ से खाना खिलाया है आज? बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने खुद ने खाना दिया, आप कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि आज हमको प्रधानमंत्री ने खाना दिया। कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने कुछ चुनिंदा बच्चों को प्रसाद भी दिया। अक्षय पात्र संस्था इस्कॉन मंदिर की तरफ से चलाई जाती है और मथुरा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सप्लाई करती है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम और पवन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में किसानों के लिए दर्जन भर योजनाएं चलाई, जिसकी एवज में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए किसानों का वोट जुटाने में जुट गई है। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसानों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और किसानों को सम्मानित कर उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। दो 2009 के लोकसभा चुनाव में किसानों के बूते ही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने सत्ता में दूसरी पारी खेली, तो 2017 में बीजेपी ने किसानों का आशीर्वाद पाकर यूपी में सरकार बना ली। बीते साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का साथ पाकर ही कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली। यानी कि किसानों की ताकत से कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर किसानों की कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं, तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस साल मोदी सरकार के अंतरिम बजट में किसानों को 6,000 सालाना की फिक्स आमदनी का ऐलान भी किसानों को अभय दान पाने की ही नीति थी। माना जा रहा है कि अप्रैल से पहले बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को 2-2 हजार की 2 किस्त भी मिल जाएगी। अब जरूरत है कि मोदी सरकार की कृषि योजनाओं को बीजेपी वोट के रूप में भुनाए, लिहाजा बिहार बीजेपी इस अभियान में जुट गई है। पटना के विद्यापति भवन में बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मंत्री मंगल पांडे, प्रेम कुमार समेत किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किसान चाची यानी पद्मश्री राजकुमार देवी को सम्मानित किया और सम्मेलन में आए किसानों को मोदी सरकार की कृषि नीतियां बताकर उनका वोट मांगा। लोकसभा चुनाव के अंदर जात पात से ऊपर उठकर वोट करना है। कोई आ जाए, कोई मिल जाए, कोई गठबंधन बना ले, कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं करेगा। सुशील मोदी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी किसानों को यकीन दिलाने में जुटे रहे कि किसानों के सच्चा हितैषी सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। किसान कौन होता है? किसान दो तरह के होते हैं, एक रैयती किसान होते हैं, एक गैर रैयती किसान होते हैं। खेती दोनों करता है, दोनों के मेहनत से, दोनों के कारण हमको अनाज मिलता है खाने को। आमदनी 2022 तक कैसे दोगुनी हो, खेती में लागत कैसे कम हो और किसानों के सामने चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को अवसर बदलने का उन्होंने काम किया और पहला प्रयास जो हुआ बजट का आकार उन्होंने बढ़ाया। देखा जाए तो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने किसानों के लिए 1 दर्जन योजनाएं चलाई, बोलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, ब्याज रियायत योजना 2016-17, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और तेल मिशन कार्यक्रम, बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन, पशुधन विपणन और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना शामिल है। बीजेपी को उम्मीद है कि किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाएं लोकसभा चुनाव में किसानों का वोट दिलाने में कारगर साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। बिहार में अब जेडीयू भी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनडीए में नीतीश की भूमिका से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात तक पर मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, केंद्र में फिर से बनने जा रही है एनडीए की सरकार। मेरी जो छोटी समझ है, लोग थोड़ा बड़ा मैं समझता हूं पॉलिटिक्स को, मेरी समझ ऐसी है कि एनडीए इज गोइंग टू बी बैक। अब उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसमें थोड़ी घटत या बढ़त एक दल की दूसरे दल के मुकाबले हो सकती है, लेकिन एनडीए की सरकार बनती दिख रही है अभी की जो स्थिति है। बाकी अगले 2 महीने का तो पता नहीं। नीतीश कुमार बड़े नेता, सरकार बनी तो एनडीए में जेडीयू की होगी बड़ी भूमिका। एनडीए के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, कैंडिडेट भी आगे वही हैं और जो एनडीए में घटक दल हैं उनकी अपनी अपनी राज्यों में या अपने प्रभाव क्षेत्र में उनकी एक अपनी भूमिका हो सकती है। उसमें नीतीश जी भी एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं और एनडीए के एक बड़े नेता होने के नाते उनकी जो भूमिका समय के अनुसार होगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो करेंगे। पीके ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की बताई वजह। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए उत्तर भारतीयों को साधेगा जेडीयू। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि एनडीए महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा के जो कंबाइन है उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उसमें अगर हम लोग कुछ जदयू के नाते हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे उत्तर भारतीयों को लेकर ही आप देख लीजिए, अगर उत्तर भारतीयों के मन में शिवसेना को लेकर कुछ आशंकाएं हैं तो उसमें जदयू की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, उस चीज को, उस ब्रिज को भरने में, पाटने में। इस तरह की बात हुई है। महागठबंधन के लिए चुनाव जीतना बड़ी चुनौती। अगर महागठबंधन में 2, 3, 4 से ज्यादा दल शामिल हैं तो पेपर पर वो मजबूत दिख सकता है, नेता एक साथ आपको मंच पर दिख सकते हैं,
लेकिन उसको जमीन पर चुनावी तरीके से उतारना और उसमें सफलता पाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो कर पाएंगे तो हम लोग के लिए और सबके लिए लर्निंग होगी, लेकिन आसान काम नहीं। जेडीयू तैयार कर रहा है 15,000 नेता, 1 लाख कार्यकर्ता। यूथ को जोड़ रहे हैं। मैं इस बात को मैंने पहले भी कहा है, कोशिश ये है कि 1 लाख नए युवाओं को पार्टी में जोड़ा जाए और उसमें से 10 से 15,000 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, चुनावी राजनीति में उतारा जाए। इससे बड़ी भूमिका तो और कुछ कोई हो नहीं सकता। ये एश्योरेंस दे रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से भी दे रहे हैं। 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स पर होगा सीटों का चयन। इसका मतलब ये नहीं कि वही सीटें सेम होंगी, लेकिन एक बेस बातचीत शुरू करने का एक आधार पिछले 10-15 साल के चुनावों को देखते हुए पहले से इन दलों के पास है। इसलिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत किशोर ने जिस साफगोई से सवालों का जवाब दिया, उससे ये संकेत साफ है कि अगर केंद्र में एनडीए सरकार दोबारा बनती है तो नीतीश कुमार मोदी सरकार में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि फिर बिहार की सत्ता में नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी को चुनौती देते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। आपने सुना पीएम मोदी किस तरह रविवार को गुंटूर की चुनावी रैली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू पर जोरदार हमला बोला। आखिर ऐसा क्या दबाव है जो वो अपनी पार्टी का आरोप लगाया कि चंद्रबाबू तो अपने ससुर के नहीं हुए, उनकी पीठ पर खंजर मारा तो भला वो और किसके होंगे। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। इधर सियासत की बिसात पर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी चाल चली है। वो दिल्ली में 1 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके जरिए वो पीएम के वार का जवाब भी दे रहे हैं। Today we came to Delhi. साथ ही चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को भी महफूज रखने की कोशिश में है। सियासत के इस शह मात के खेल में कौन जीतेगा हारेगा ये तो वक्त तय करेगा। वैसे टीडीपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नायडू 1 दिन की भूख हड़ताल पर रहेंगे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ये भूख हड़ताल है। वहीं चंद्रबाबू 12 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपेंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य की मांग को लेकर टीडीपी पिछले साल एनडीए से बाहर हुई थी। चंद्रबाबू को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, लिहाजा देखना अब ये होगा कि उन्हें इसका कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरें आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।